नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी में। और आज हम बात करेंगे रेट लेवल 2 साइंस का जो टॉपिक है, रेट केमिस्ट्री साइंस का टॉपिक रासायनिक समीकरण है। इसके बारे में बेसिक स्टडी करेंगे और इनको किस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, इनको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आरबीएससी बुक से ही जो मैटर है उससे रिलेटेड ये मैटर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलन। रासायनिक समीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी अभिक्रिया को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें हम अणुसूत्र और प्रतीक की बात करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इस अभिक्रिया को हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल से क्रिया कर रहा है और जल से क्रिया कर कर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं वो कहलाते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, हम उन्हें कहते हैं। और जो इधर दाएं तरफ बनते हैं इनको हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। इसमें अगर हम आगे अध्ययन करें तो क्रिया में भाग लेने वाला भाग जो होगा वो क्रियाकारक होगा और जो पदार्थ बनता है अभिक्रिया के अंदर वो कहलाता है उत्पाद। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना, किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं वो चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक लिखे जाते हैं तथा दाईं तरफ जो है उत्पाद लिखे जाते हैं तथा मध्य में तीर का निशान उत्पाद की तरफ इंगित करते हुए लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक यानी क्रियाकारक या जिनको हम क्रियाफल भी कहते हैं अगर उपस्थित हैं तो एक से अधिक क्रियाकारक होने पर उनके मध्य प्लस के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम इस उपरोक्त अभिक्रिया को देखें तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल है तो इसके बीच हम प्लस के चिन्ह का उपयोग करते हैं। आगे अगर हम इसमें देखें तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमें कहता है अभिकारक और क्रियाफल में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर अभिक्रिया को संतुलित या बराबर किया जाता है और इसे अभिक्रिया संतुलित करना कहते हैं। कि क्रियाकारक में और उत्पाद में जो तत्व है या परमाणु है या अणुओं की संख्या है उन्हें कम ज़्यादा कर हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जो है अभिक्रिया से मिलती है, जैसे कि भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए कोष्टक में ठोस के लिए S लिखा जाता है, द्रव के लिए L लिखा जाता है और गैस के लिए G लिखते हैं। जैसे कि हम एक अभिक्रिया देखते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं और ये अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये ठोस होता है, इसलिए इसके यहाँ पर हमने कोष्टक में S लिख रखा है। इसका मतलब ठोस यानी सॉलिड। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड देखें तो ये भी ठोस होता है, तो यहाँ पर भी हमने S लिखा है क्योंकि ये भी ठोस होता है सॉलिड। और CO2 जो बन रही है ये गैस होती है, इसलिए हमने कोष्टक में G का प्रयोग किया है। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं तो दूसरे पॉइंट में उत्क्रमणीयता के लिए इस तरह के विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया को ये बताता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ये डबल तीर का उपयोग किया जाता है, डबल हाफ एरो। तीसरा पॉइंट हम देखें तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ऋण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए धन चिन्ह का उपयोग करके ऊष्मा की मात्रा को बताया जाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया में SO2 गैस क्रिया कर रही है O2 गैस से और हमें मिल रही है SO3 गैस और साथ में प्लस में 694.6 किलो जूल ऊर्जा यहाँ पर बताई गई है। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है और जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे दूसरी अभिक्रिया में H2 गैस अभिक्रिया कर रही है H2 गैस से और हमें 2HI मिल रही है AJ गैस। तो यहाँ पर हमने -53.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जाता है कि ताप और दाब को प्रकट करने के लिए तीर के निशान पर उनकी मात्रा लिखी जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बना रही है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में 723 केल्विन ताप और 200 एटमॉस्फेयर दाब का उपयोग किया जाता है, तब ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये तीर के
निशान पर लिखकर उनकी मात्रा को इंगित किया जाता है। इसके अलावा उत्प्रेरक या अन्य जानकारी भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाई जाती है। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक देखा रासायनिक समीकरणों के बारे में कि किस तरीके से उसमें क्रियाकारक जो है आपस में भी क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और तीर के ऊपर हम ताप, दाब या उत्प्रेरक लिख सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि अभिक्रियाओं को बैलेंस या संतुलित कैसे किया जाता है। तो उसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास है CO2 क्रिया कर रही है जल के साथ और हमें मिल रहा है C6H12O6 और O2। इस अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना है। तो इसमें 3 तरह के तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन को देख लेते हैं। तो अगर उत्पाद की तरफ देखें तो 6 कार्बन है और क्रियाकारक में देखें तो एक ही कार्बन है, तो हमें यहाँ पर 6 CO2 लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करें तो उत्पाद में 12 हाइड्रोजन है, जबकि क्रियाकारक में 2 ही हाइड्रोजन है। तो हमें यहाँ पर जल के भी जो है 6 अणु लेने पड़ेंगे। 6 अणु लेते ही हाइड्रोजन जो है 12 हो जाएगी और कार्बन 6 हो जाएंगे। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो इधर हम क्रियाकारक में अगर देखें तो 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, टोटल यहाँ पर हमें 18 ऑक्सीजन नज़र आ रही है परमाणु, और इधर देखें तो 6 ही ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो हमें यहाँ पर O2 के 6 अणु लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर O2 के 6 अगर हम ले लें तो 6 दूनी 12 और 12, 6 दूनी 12 और 6 18। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया है। तो ये इसकी एक बैलेंस इक्वेशन होगी, यानी इस सभी क्रिया की जो बैलेंस अभिक्रिया होगी वो ये होगी। CO2 6 लेने हैं, जल के अणु भी 6 लेने हैं, और ये ग्लूकोज यहाँ पर बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है ये C6H12O6 और साथ में 6 मोल हमें ऑक्सीजन या O2 गैस मिलेगी। तो इस तरीके से हम इस सभी क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, जिसमें NaCl जल और CO2 बन रहे हैं। तो अगर इसको हमें बैलेंस करना है, सबसे पहले हम सोडियम देख लेते हैं। सोडियम अगर क्रियाकारक की तरफ देखें तो 2 हैं और उत्पाद में अगर देखें सोडियम तो एक ही है। तो हमें यहाँ पर 2 NaCl कर देना है। जैसे ही हम 2 NaCl यहाँ पर करेंगे, Cl हमारे पास उत्पाद में अब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमें इधर ACl भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 ही लेने पड़ेंगे। ऐसा करने से ये भी क्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो अगर इसकी हम बैलेंस अभिक्रिया देखना चाहें तो ये इसकी एक बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 2 मोल HCl लेने हैं, जिससे 2 मोल हमें NaCl मिलेगा और साथ में जो है हमें CO2 गैस मिल जाएगी। इस तरीके से ये CO2 गैस यहाँ पर मिलेगी और जल का अणु और साथ में 2 NaCl। तो इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है उसमें हमें N2 दे रखी है गैस और उसके साथ हमें हाइड्रोजन गैस दे रखी है, नाइट्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी यहाँ पर गैस बनी है। इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम इसको अगर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में अगर देखें तो एक ही परमाणु है। तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर 2 मोल अमोनिया के बना देना है। NH3 का जो नाम है वो अमोनिया होता है। तो इससे नाइट्रोजन बैलेंस होएगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो अब उत्पाद में जो है टोटल 6 हाइड्रोजन परमाणु हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर H2 गैस 3 लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से। अगर हम इसको देखें तो N2 का 1 मोल गैस और 3 मोल हमें H2 गैस लेनी, जिससे 2 मोल अमोनिया हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से हम इस सभी क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो हाइड्रोकार्बन के दहन से संबंधित है। इस अभिक्रिया में हम मेथेन ले रहे हैं और मेथेन की O2 से अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी हाइड्रोकार्बन का दहन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है। ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है जिसमें CO2 और जल बन रहे हैं। तो ये अभिक्रिया 1 मोल हाइड्रोकार्बन के लिए होती है। तो हम सबसे पहले इसमें कार्बन देख लेते हैं। दोनों तरफ कार्बन बराबर है, एक एक कार्बन। नंबर 2 पे हम हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 ही है। तो सीधी सीधी सी बात, हमें यहाँ पर 2 जल के अणु बनाने पड़ेंगे। ऐसा करने से उत्पाद की तरफ अगर हम देखें तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। 4 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर O2 कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। इस तरीके से ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तो इसकी अगर हम बैलेंस रिएक्शन देखें तो ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी कि हाइड्रोकार्बन जो होगा मेथेन, उसका 1 मोल लेना है, 2 मोल O2 से वह अभिक्रिया करेगा
और CO2 गैस और साथ में हमें 2 मोल जल के अणु यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये उसकी एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास KClO3 का 1 मोल है जिससे KCl और O2 बन रहा है। हमें इसको बैलेंस करना है। हम अगर इस अभिक्रिया को देखें तो इसमें K और Cl जो है दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। इधर 3 ऑक्सीजन है क्रिया कारक की तरफ और इधर 2 ऑक्सीजन है परमाणु में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 KClO3 है उसके 2 मोल हमें ले लेने हैं। 2 मोल लेने से अब हमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्रिया कारक में 6 हो गई है, तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद में जो O2 बन रही है उसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो इससे ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। और KCl इधर जो है 2 हो गए हैं, K भी 2 हैं, Cl भी 2 हैं, तो हमें उत्पाद में भी 2 KCl बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, यानी इसकी जो बैलेंस रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इस तरीके से। 2 मोल हमें KClO3 के लेने पड़ेंगे जिससे 2 मोल KCl बनेंगे और 3 मोल जो है यहाँ पर O2 हमें प्राप्त होगी। तो ये इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण अगर हम देखें तो नेक्स्ट उदाहरण में हमें बेरियम क्लोराइड दे रखा है BaCl2 और सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है AgNO3। ये दोनों अभी क्रिया करके AgCl बना रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो चीज़ बैलेंस नहीं है वो है हमारे पास Cl। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, क्रिया कारक में 2 Cl है जबकि उत्पाद में 1 ही Cl है। तो संभवतः यहाँ पर जो होगा 2 AgCl बनेंगे और जैसे ही यहाँ पर 2 AgCl आ जाएंगे तो हमारे पास क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन Ag उत्पाद की तरफ 2 हो जाएंगे। तो क्रिया कारक में जो Ag है वो भी 2 लेने पड़ेंगे, AgNO3। 2 लेने के बाद ये भी क्रिया बिल्कुल बैलेंस है। बेरियम क्रिया कारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। इसी तरीके से Cl इधर भी 2 हैं क्रिया कारक में और उत्पाद में भी 2 हैं। तो अगर इसे भी क्रिया की हम बैलेंस रिएक्शन देखें तो ये इसकी एक बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर BaCl2 2 मोल जो है हमें AgNO3 के लेने हैं, तब जाके ये 2 AgCl जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे और बेरियम नाइट्रेट का 1 मोल हमें प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Fe2O3 आयरन ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, जिससे हमें Fe और CO2 मिल रही है। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि इधर 3 ऑक्सीजन है परमाणु के देखें तो, और इधर देखें तो 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो हमें सीधा सीधा इसके 2 मोल ले लेने हैं Fe2O3 के। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होंगे परमाणु वो 6 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 2 है। तो हमें CO2 कितनी बना देनी है, 3 बना देनी है। 3 CO2 बनते ही ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। अब इस भी क्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर हो गई है। अब हम दूसरी देख लेते हैं। Fe लोहा जो है इधर हो गया हमारे पास 4, तो हमें यहाँ पर जो Fe बनेगा वो भी 4 बनेगा। और कार्बन अगर हम इधर देखें CO2 में तो 3 कार्बन है क्रिया कारक उत्पाद की तरफ, तो क्रिया कारक की तरफ भी हमें कार्बन कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। इस तरीके से ये भी क्रिया बैलेंस हो जाएगी। यानी इसकी अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखें तो इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये होगी। 2 मोल जो है हमें Fe2O3 के लेने पड़ेंगे, 3 कार्बन लेने हैं। उत्पाद के रूप में हमें 4 Fe मिलेंगे एलिमेंटल स्टेट में और 3 मोल जो है CO2 प्राप्त होगी। इस तरीके से हम इस भी क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में हमें एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है C3H8। ये जो होता है एक एल्केन का उदाहरण है। प्रोपेन ये होता है, इसका हमें O2 से भी क्रिया करानी है, यानी दहन करना है, इसका ऑक्सीकरण करना है, जिससे हमें CO2 और जल प्राप्त होंगे। यानी हाइड्रोकार्बन की O2 से रिएक्शन पर दहन करने पर हमेशा CO2 और जल मिलते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे। 1 मोल हाइड्रोकार्बन की इसमें बात की जाती है। 3 कार्बन हमें क्रिया कारक की तरफ नज़र आ रहे हैं, तो इधर भी हमें 3 CO2 बना देनी है। इसी तरीके से हम दूसरी बात इसमें हाइड्रोजन की करेंगे। हाइड्रोजन इधर 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं और इधर 2 हैं, तो हमें सीधा सीधा 4 जल के अणु बना देने हैं। और लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 3 दूनी 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, यानी O2 के हमें 5 मोल लेने पड़ेंगे। ये सभी क्रियाएं इस तरीके से ये भी क्रिया बैलेंस होगी। अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखें तो इस तरीके से 1 मोल हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं प्रोपेन की, तो इसमें 5 मोल O2 के लेने पड़ेंगे, 3 मोल जो है हमें प्राप्त होंगे
कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मोल हमें जल के प्राप्त होंगे। इस तरीके से ये अभिक्रिया बैलेंस होती है। तो इस तरीके से आज हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें इसकी बेसिक स्टडी की और कुछ उदाहरण भी इसमें सोल्व किए, जिसकी सहायता से हम जो है समीकरणों को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर आपको मॉडल पेपर का लिंक दिया गया है, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।